जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपके YouTube और ऐप दोनों पर चल रही है, क्योंकि हमने कुछ डेमो क्लास देने की बात कही थी। तो आज ये चौथा डेमो, इसके बाद केवल और केवल एक डेमो और आएगा हिंदी का। उसके बाद प्रॉपर तरीके से क्लासेस जो होंगी वो सारी सारी आपकी ऐप पर चलेंगी। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐप के माध्यम से। आपको बता दें कि हमने दो कोर्स लॉन्च किए हैं। एक आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए सफलता बैच है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 249 रुपये में। कितने रुपए में? 249 रुपये में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस या फिर जेल वार्डन की तैयारी करना, जो कि आगामी 52,699 पदों के लिए, तो आप जुड़ जाइए हमारे ड्रीम बैच से। किससे? ड्रीम बैच से। आपको बता दें कि ये ड्रीम बैच आपके लिए मात्र 399 रुपये में आपको मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इसकी प्राइस 499 है, मगर हमने 100 बच्चों के लिए 399 कर रखा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे? तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, वहां आप सर्च करेंगे ज्ञान आरबीएल और उसको डाउनलोड करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऐप के माध्यम से। ठीक है, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख बोलियों के बारे में देखेंगे। क्या साथियों? हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख बोलियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, हर जगह की लगभग अलग अलग भाषा होती है। जैसे आप जापान जाएंगे या फिर चाइना जाएंगे, वहाँ चीनी भाषा बोली जाएगी। फ्रांस जाएंगे, फ्रेंच भाषा बोली जाएगी। अमेरिका में अमेरिकी इंग्लिश बोली जाएगी ना। इस तरीके से भाषा क्या होती है, बहुत दूर दूर पे बदलती है ना। तो चलिए देखिए, भाषा है क्या। देखिए समझिएगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोल करके या लिख करके प्रकट करता है। समझिएगा, ये क्या है कि अगर आप सोचिए, अगर भाषा नहीं होती ना, तो हम अपनी बातों को एक दूसरे को मतलब पहुंचा नहीं पाते, या फिर एक दूसरे को समझा नहीं सकते थे। मान लिया हमें कहना होता कि कुछ भी कहना है, ठीक है। मान लिया कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़की है, ठीक है। अगर ये इससे कुछ भी मतलब प्रेम करता है या कुछ भी करता है, तो इसको कैसे बताएगा? तो दो माध्यम होते हैं, वो भाषा के ही माध्यम। एक तो क्या करेगा, एक तो बोल देगा कि हाँ भैया ये ऐसी सी बात है, ठीक है, बोल के बता देगा ही, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, लिख के, जिसको प्रेम पत्र बोलते हैं ना, तो उस तरीके से भी इसको समझा सकता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोल करके, या तो डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है, कि प्रेम करता हूं, या फिर लिख करके, दोस्तों लव लेटर जिसको बोलते हैं, वो लिख करके प्रकट करता है। तथा समझिए, तथा भाषा के द्वारा ही दूसरे के भाव और विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण कर जाता। मतलब मान लिया कि लड़के ने उससे लड़की से बोला, ठीक है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो लड़के क्या करेगी, इसको भाव को क्या करेगी, सुनकर समझ जाएगी। अगर लिख के भेज रहा है, यानी पत्र को लिख करके भेजा, तो वो पढ़कर समझेगी। यानी कि अगर कोई बोलेगा, बोलकर करेगा, तो वो सुनकर ग्रहण करेगा। अगर कोई लिख कर भेजेगा, तो वो पढ़कर उस चीज को ग्रहण कर लेगा। यही क्या है, भाषा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाषा की उत्पत्ति की, तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। आपसे पूछेगा कि भाषा किस कौन से उसका शब्द है, तो आप बताइएगा संस्कृत का शब्द है। किस कौन सा शब्द से बना है, तो भाष शब्द से, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अब आपको बता दें, भाषा, देखिए भाषा होती है, इसकी अभिव्यक्ति तीन तरीके से होती है। क्या? तीन तरीके से होती है, मगर मुख्यतः पूछेगा तो दो ही होते हैं। मौखिक, देख लिया, अगर किसी को कुछ कहना तो आप बोल कह देंगे, उसको हम बोलने को मौखिक कहते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, मौखिक, जो हमारी आवाज है ये मौखिक है। और दोस्तों फिर दूसरा है लिखित, जो आपको लिख करके, देखिए हम बता रहे हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो ये क्या है, लिखित है ना, कि लिखित है, ठीक है। तो मौखिक, लिखित समझ गया। अब देखिए कहीं कहीं पर सांकेतिक भाषा भी यूज होती है। जैसे आपको पता है कि आप ट्रैफिक के नियम देखते होंगे, ठीक है, रेड लाइट से रुक जाना, ठीक है, वो तो संकेत है ना, कोई कहता थोड़ी ना है। येलो लाइट तैयार हो जाना और ग्रीन लाइट चल देना। या फिर आपको पता है ट्रेन जाती है तो उसको रेड सिग्नल देते हैं तो रुक जाती है, ग्रीन सिग्नल पे चल देती है। या फिर आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में जो एम्पायर होता है वो बोलता नहीं है, ठीक है। अगर कोई आउट है तो एक उंगली उठा देगा, ठीक है,
तो इस तरीके से उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। मगर सबसे टफ दोस्तों सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है, मौखिक और लिखित और सांकेतिक, ठीक है। मगर दोस्तों मुख्यतः दो ही होती है, मौखिक और लिखित। चलिए अब देखिए भाषा की बात करें ना, भाषा दोस्तों उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जैसे आपसे कहेंगे कि चीन की भाषा क्या, चीन की भाषा क्या है दोस्तों, चीनी यानी मंदारिन चीनी, है ना। जापान में जापानीज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों भाषा का क्षेत्र लगभग पूरे देश पे कवर करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और आपको बता दें एक भाषा के अंतर्गत, ठीक है, कई सारी उपभाषाएं आती और उपभाषाओं के अंतर कई सारी बोलियां आती। समझिएगा कि जैसे मान लिया हिंदी है ना, हिंदी क्या एक भाषा है, तो हिंदी के अंतर्गत कई सारी उपबोलियां आएंगी, जैसे 5 उपबोलियां आती है, ठीक है। और इन्हीं सभी उपबोलियों के अंतर्गत फिर से दोस्तों कुछ ये 5 उपभाषा आएंगे। देखिए एक हिंदी क्या है भाषा, इसके अंतर्गत 5 उपभाषा होंगी और पांचों उपभाषा के अंतर्गत भी कुछ कुछ बोलियां होंगी, जिनको हम मिला देते हैं तो टोटल 18 के आसपास हो जाती है। यानी कि हिंदी पहले भाषा होगा, भाषा के अंतर्गत दोस्तों क्या आएगी, उपभाषा आएगी, उपभाषा के अंतर्गत बोली आएगी। अब बोलियों के अंतर्गत भी क्या आती है, उपबोलियां आती है। तो वो चीज़ें ज़्यादा डीपली हो जाएंगी, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि भाषा क्या होता है, भाषा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए उपभाषा क्या होता है, तो उपभाषा भी समझ लीजिएगा। देखिए जब बोली में, समझेगा, जब कोई बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है और उसका क्षेत्र का विकास हो जाता है तो यह बोली न रह करके उपभाषा बन जाती है। यानी समझिए जिससे कोई बोली है और उसमें कोई रचनाएं लिखी जाने लगी और वो उसका क्या होगा, क्षेत्र बहुत बढ़ गया, क्या बहुत व्यापक क्षेत्र बढ़ गया, तो वह दोस्तों बोली न रह करके वह उपभाषा बन जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में कुल कितनी उपभाषा है, तो 5 उपभाषा है। कितनी, 5 उपभाषा है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ है वीडियो का 2023 वाला, अभी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट, उसमें पूछा गया था कि हिंदी में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5। कौन कौन सी, ये भी देख लीजिए। पहले पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ये आपकी 5 क्या हैं, उपभाषाएं हैं हिंदी की, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं। देखिए इसी वीडियो के पेपर में, ठीक है, ये भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हिंदी की कौन सी उपभाषा नहीं है। पूर्वी हिंदी मैंने बताया अभी, पश्चिमी हिंदी ये भी बताया, पहाड़ी हिंदी ये भी बताया, मालवी दोस्तों ये आपकी उपभाषा नहीं है, ये मैं बताऊं आपके क्या है, तो ये बोली है। कौन सी बोली है, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मतलब आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, या फिर कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। चलिए अब देखिए बोलियां क्या होती हैं, तो आपको बता दें बोली जो होती है ना एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लिया कि मैं कहाँ हूँ रायबरेली का, तो यहाँ पे अवधी बोली जा रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और ट्रेवल करके जाऊँगा तो उस तरफ शायद भोजपुरी आपको मिल जाएगी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में आऊँगा दोस्तों तो बुंदेली मिल जाएगी, है ना। तो मतलब कहने का ये अर्थ है कि भैया जब बोली होती है ना ये कोस कोस में बदलती रहती है, यानी कि बहुत जल्दी, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों की दोस्तों बोली अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो बोली एक क्षेत्र में से, देखिए एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाते हैं और इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती है। आपको बता दें कई बोलियां मिलकर एक उपभाषा बनाएंगे, बिल्कुल सही। मतलब कई बोलियां मिल जाएंगे तो एक उपभाषा बन जाएगा और कई उपभाषा मिलेंगे तो एक भाषा बन जाएगा, ठीक है। तो बोलियां एक छोटा सा चीज होती है, एक छोटे क्षेत्र में बोली आएगी। उपभाषा में साहित्य, अगर बोलियों में साहित्यिक रचना होगी और उसका क्षेत्र बढ़ गया तो वो उपभाषा हो जाएगी और भाषा दोस्तों को पता सबसे बड़ी होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि हिंदी के बारे में, कि एक हिंदी भाषा की 5 उपभाषा और 18 बोलियां होती है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं 17 भी मिलता है, कहीं कहीं 18। तो यार कहेगा अभी आपके यूपी टेट में पूछा गया था हिंदी को कुल कितने बोलियों में बांटा गया, तो 18। ऑप्शन 18 ही था, ठीक। अगर 18 आता तो बिल्कुल सही होगा, 17 अगर 18 नहीं 17 तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में देख लें। देखिए सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आपको पता होगा इन्होंने हिंदी को कालों में विभाजित करने की कोशिश सबसे पहले की थी ना, वही है व्यक्ति, ठीक है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, उन्होंने 1989 में एक समझिएगा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एक पत्रिका छापी। इसमें हिंदी भाषाओं की
समझिएगा। इसमें हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था सबसे पहले किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है। उसके बाद सन 1926 में सुनीति कुमार चटर्जी जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, परंतु इन्होंने पहाड़ी बोली का इसमें शामिल नहीं किया। यानी कि देखिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या प्रकाशित किया? बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किया, परंतु इन्होंने पहाड़ी बोली को शामिल नहीं किया। चलिए अब बात आती है 1993 में धीरेन्द्र वर्मा जी थे। इन्होंने हिंदी भाषा का इतिहास लिखा। ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास लिखा और उसमें मुख्यतः दोस्तों जो सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर आधारित था वही उन्होंने सेम उतारा, मगर आपको बता दें इसमें इन्होंने थोड़ा सा संशोधन करते हुए इसमें पहाड़ी हिंदी को भी शामिल कर लिया, यानी पहाड़ी भाषाओं को भी शामिल कर लिया। ठीक है। अतः हिंदी क्षेत्र में सभी बोलियों को 5 वर्गों और 17 या 18, ठीक है, 17 या 18 कर लीजिएगा, ठीक है, बोलियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये चीज जान लेंगे। अब देखिए इनको हम 3 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक बार समझिएगा, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिएगा कि वर्तमान में हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित 3 अर्थों में होता है। पहला, संकुचित अर्थों में बात कर ले तो इसमें संकुचित मतलब एक संकुचित क्षेत्र में, जैसे कि आपकी राजभाषा क्या है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत केवल खड़ी बोली। आपसे पूछेगा संकुचित अर्थ में किसका प्रयोग होता है? खड़ी बोली का। और खड़ी बोली को मानक भाषा, मानक क्या होता है दोस्तों? जिसपे जो अपने उसमें खरी उतरी हो ना, खरी मतलब कि मानक बनाए थे ना, से कोई भी प्रतियोगिता होगी तो उसमें मानक बनाए जाएंगे, हाँ भैया ये चीजें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो चीजें क्या हैं? खड़ी बोली में पूरी पाई गई हैं। ठीक है। चलिए, एक है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान समझिएगा, इसके अंतर्गत केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियों को ही रखा गया। आपको पता, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की अगर बोलियों को मिलाएंगे तो टोटल 8 बोलियां हो जाएंगी। ठीक है। और एक है विस्तृत अर्थ में दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि हिंदी साहित्य में हिंदी शब्द का प्रयोग यानी इसी अर्थ में होता है। इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम पूरी आपकी उपभाषाएं और पूरी बोलियों के बारे में गिनाते हैं और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। पहला है पूर्वी हिंदी। देखिए पूर्वी हिंदी, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अभी हमने पढ़ाया था जब हम आपको भाषा का विकास पढ़ा रहे थे, तो वहां पे आपको पता है कि अपभ्रंश भी बताया था और हमने बताया था कौन सी भाषा किस अपभ्रंश से निकली। देखिए ये आपके यूपीएससी 2021 से पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली, तो आपसे बताना है अर्धमागधी। देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है, देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आपसे 3 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी नहीं है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एक कोई और दे देगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो याद रखेंगे। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि अवधी किस अपभ्रंश से निकली। दोस्तों जब ये पूर्वी हिंदी अब आपकी अर्धमागधी से निकली है तो इसका मतलब अवधी भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी अवधी भी अर्धमागधी से निकली होगी, बघेली भी अर्धमागधी से निकली होगी और छत्तीसगढ़ी भी अर्धमागधी से ही निकली होगी। ठीक है, आपको याद रखना पूर्वी में क्या लिखेंगे, पूर्वी कैसे याद रखेंगे? 3 बोलियों, तो ए बी सी याद रख लेंगे। क्या? ए बी सी, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए बी सी पूर्व की ओर। ठीक है, ए बी सी पूर्व की ओर, यानी पूर्वी हिंदी, ए बी सी और अर्धमागधी, क्या? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली, आपके यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है। चलिए अगला है पश्चिमी हिंदी, सौर सैनी से निकली, यूपीएससी में पूछा गया सौर सैनी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी? तो भैया पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। दोस्तों और खड़ी बोली ये याद रखेंगे, ये आपकी 5 जो बोलियां हैं ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। आपसे पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली? सौर सैनी। आपसे पूछेगा ब्रजभाषा किससे निकली? सौर सैनी। किस अपभ्रंश से? कन्नौजी निकली, सौर सैनी। बुंदेली किस अपभ्रंश से? सौर सैनी। हरियाणवी सौर सैनी। खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। तो ये भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद ही रखना है। उसके अलावा बिहारी हिंदी दोस्तों, ये आपको बता दें ये मागधी अपभ्रंश से निकली। देखिए मगध बिहार में था तो मागधी अपभ्रंश से निकली। ये भी आपके क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए और इसमें दोस्तों कितने बोलियां होंगी? तो 3, मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है। उसके अलावा राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं। राजस्थानी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश से निकली। आपसे पूछेगा कि राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौर सैनी से। देखिए यूपी पुलिस में, यूपीएससी में पूछा भी गया है।
इसमें आपसे जयपुरी, आपसे बोले जयपुरी किस अपभ्रंश निकली, वो भी सौर सेनी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो ये इसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं। चलिए अब दोस्तों पांचवा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश निकली, तो खस अपभ्रंश निकली है। इसके अंतर्गत गढ़वाली और कुमायूनी, ये 2 बोलियां प्रचलित हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाएगी, ये भी थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम पूर्वी हिंदी के बारे में देखेंगे। देखिए हिंदी भाषी राज्य आपको पता है, हमने पहले बताया 10 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। और आपको बता दें कि पूरे भारत में लगभग दोस्तों 43.63% जनसंख्या हिंदी बोलती है। हिंदी का विस्तार दोस्तों अगर देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो कहाँ कहाँ तक फैला है आपको बता दें कि ईस्ट में हिंदी कहाँ तक बोली जाती है, बिहार तक। ठीक है, और वेस्ट में दोस्तों कहाँ तक, हिमाचल प्रदेश तक हिंदी बोली जाती है, और सॉरी नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश तक, और वेस्ट यानी पश्चिम में दोस्तों राजस्थान तक, और दक्षिण में एमपी तक। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्व में दोस्तों छत्तीसगढ़ तक, और दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश तक, और उत्तर पूर्व में दोस्तों उत्तराखंड तक, और उत्तर पश्चिम में हरियाणा तक। तो ये आपके राज्य हैं दोस्तों, किस क्षेत्र में कहाँ तक हिंदी बोली जाती। तो इनको भी आपको अपने दिमाग में बिठा के रख लेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में। देखिए पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यूपीएसआई में ये पूछा गया है, और इसके अंतर्गत 3 मुख्यतः बोलियां आती है। आपके यूपी SSSC पेड 2018 में पूछा गया। कौन कौन सी पूर्वी हिंदी, तो पूर्व की ओर ABC, क्या ABC, ए से अवधी, बी से बघेली, और सी से छत्तीसगढ़ी, क्या अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं अवधी भाषा के बारे में, क्या अवधी बोली के बारे में। ठीक है, अवधी बोली क्या होती है। पहली चीज दोस्तों आपको पता होगा कि अवधी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई, अयोध्या से। आपको पता है अयोध्या राम जन्मभूमि जी के लिए फेमस दोस्तों, श्री रामचंद्र जन्मभूमि है दोस्तों, और इसी से दोस्तों अवधी का नाम अयोध्या से ही व्युत्पत्ति हुआ है। ठीक है, और आपको बता दें, समझिएगा, आपको बता दें कि जो अवधी है ना, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी बोली है। यानी आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है दोस्तों, तो अवधी ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके अन्य नाम क्या हैं, कौशली, क्योंकि दोस्तों एक कौशल प्रदेश की भाषा थी। पुरनी दोस्तों, पुरनी, देखिए पूर्वी नहीं पुरनी, देखिए पुरनी पूछा गया था कि अवधी भाषा का अन्य नाम क्या है, तो पुरनी भी ऑप्शन में था दोस्तों। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। तो पुरनी याद रखेंगे, अवधी की ही क्या है, अवधी भाषा को ही पुरनी भी कहते हैं, और बैसवाड़ी। ठीक है, इसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं, तो मिर्जापुरी, देखिए मिर्जापुर में बनौधी जौनपुर के आसपास, और बैसवाड़ी दोस्तों उन्नाव तथा रायबरेली के बीच में बोलते हैं, और जोलाहा भी कहते हैं, और गहोरा, गंगापारी, जूडर, जिसमें दोस्तों आपको बैसवाड़ी याद रखना। ठीक है, क्या बैसवाड़ी याद रखिए। आप जितनी चीज़ें बता रहे हैं इतना मत याद रखिए, मगर जिस चीज़ पे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट है तो उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात कर ले अवधी के क्षेत्र दोस्तों, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में पूर्ण रूप से बोली जाती है। इसके अलावा बोली जाती है, मगर दोस्तों पूर्ण रूप से 19 जिले आपके सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, हमारा रायबरेली भी इसी में है, फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद जिसको दोस्तों आपको पता है अयोध्या कर दिया गया है, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अंबेडकर नगर। ठीक है, और इसके अलावा विदेशों में भी दोस्तों ये आपकी बोली जाती है अवधी, जैसे मॉरिशस, फिजी, तिब्बत, सूरीनाम और नेपाल आदि देशों में। चलिए अब दोस्तों मैं बात करूं अवधी में साहित्य की रचना की बात करूं तो सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य धारा वाले जो कवि थे दोस्तों, उन्होंने अवधी भाषा का ही प्रयोग किया था। और क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई में पूछा गया है, देखिए याद रखिएगा कि अवधी की पहली कृति मुल्ला दाऊद की थी कौन सी, चंदायन। आपसे पूछा गया था कि अवधी की पहली कृति कौन है, तो चंदायन। किसने लिखा आपसे पूछ सकता है, चंदायन किसकी रचना है। देखिए क्वेश्चन कैसे भी बने, बस आपको आंसर देना है। आपसे पूछेगा अवधी की पहली कृति मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई कौन सी, तो चंदायन बता देना। कि अगर बोले चंदायन किसकी रचना है तो मुल्ला दाऊद की बता देना ना। चलिए अगला है अवधी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो अवधी का प्रथम महाकाव्य जायसी द्वारा रचित पद्मावत है, आपको पता होगा, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको समझना है, ये गलत हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, टाइप गलत हो गया, इसको याद रखेंगे। नहीं गलत क्या है मैं समझ रहा था कि गलत टाइप हो गया, नहीं गलत नहीं टाइप है, सही है। देखिए अवधी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत है, ठीक है।
देखिए जयसी द्वारा रचित पद्मावत है। और आपको बता दें पद्मावत जो है ना ये तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से भी दोस्तों 34 वर्ष पहले लिखा गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि देखिए गलत टाइप नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जो आपसे पूछेगा कि अवधि की पहला महाकाव्य कौन सा, तो आप रामचरितमानस नहीं बताएंगे, क्योंकि रामचरितमानस से भी पहले 34 साल पहले दोस्तों आपकी पद्मावत लिख दी गई थी। ठीक है, अब देखिए अवधी भाषा का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा, देखिए अगर पूछेगा पहला महाकाव्य तो आप बताएंगे पद्मावत, और सबसे प्रसिद्ध कौन सा है तो रामचरितमानस। दोस्तों किसने लिखा, तो 1931 ईस्वी में तुलसीदास जी द्वारा अकबर के शासनकाल में लिखा गया था, यानी इसके समकालीन कौन थे, अकबर थे। ठीक है, और दोस्तों ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अगर पूछ ले पद्मावत, तो पद्मावत के समय दोस्तों कौन से, शेरशाह सूरी के समय था। ठीक है, चलिए, और रामचरितमानस की भाषा कौन सी, अवधी। दोस्तों ये यूपी साहित्य 2021 से पूछा गया। और अभी दोस्तों जो वीडियो का एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2023, उसमें भी अवधी की भाषा के बारे में जिक्र था। आपको बता दें कि जो तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस है उसमें कुल कितने कांड है, 7 कांड है। इनको याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से कांड है, आपको कभी कभार एक क्रम लगाने को देता, तो बाल कांड पहले, बाल कांड, बाल मतलब बचपन के बाद, और बचपन दोस्तों ये कहाँ भी था, अयोध्या में। फिर दोस्तों अयोध्या के बाद ये क्या होता है, जंगल जाते हैं यानी अरण्य कांड। फिर किसिंधा पर्वत जाते हैं दोस्तों, वहां सुग्रीव से मुलाकात होती है। फिर दोस्तों सुंदर कांड होता है लंका के बारे में। फिर दोस्तों सुंदर कांड के बाद लंका कांड होगा, और लंका कांड के बाद उत्तर कांड। इसको याद रख लेंगे, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। ठीक है, उत्तर कांड। चलिए सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो याद रखेगा, देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, सबसे बड़ा कांड बाल कांड। देखिए बाल मतलब छोटा होता, मगर छोटा नहीं है, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कांड क्या है, किष्किंधा कांड। देखिए सबसे बड़ा लिखा हुआ, इसमें बहुत सारे वर्ण हैं, मतलब कहने मतलब ये सभी उल्टा चल रहे हैं। तो सबसे बाल मतलब होता छोटा, मगर ये सबसे बड़ा कांड है। और किष्किंधा देखिए लिखने में बहुत बड़ा है ना, तो ये सबसे छोटा कांड है। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों अन्य रचनाकार की बात कर लें, तो आपसे देखिए पूछ सकता है कि मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, चंदायन। चंदायन किस भाषा में लिखी गई, तब भी आप अवधि बताएंगे, क्योंकि अवधि हम साहित्य पढ़ रहे हैं, यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, कुतुबन की रचना कौन है, मृगावती। आपसे बोले मृगावती किसकी रचना, कुतुबन की दोस्तों। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई, अवधि में दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया। उस्मान की रचना है चित्रावली, यूपीएससी में पूछा गया। शेख निखार की कौन से दोस्तों, निसार की, तो यूसुफ जुलेखा। और कासिम शाह की हंस जवाहिर दोस्तों याद रखेगा, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नूर मोहम्मद की इंद्रावती, देखिए सन भी लिखे, कब लिखे गए ना, और आपका अनुराग बांसुरी। वहीं मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत और चित्ररेखा दोस्तों यूपीएससी में पूछे जा चुके, और अन्य एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए शेख नबी की ज्ञानदीप हो गए। और असायद की हंसावली दोस्तों याद रखेंगे, आपसे पूछेगा हंसावली किसकी रचना, असायद की। किस भाषा में, अवधि में, यूपीएससी में पूछा गया। पुहकर की रसरतन है, और मंझन की मधुमालती दोस्तों याद रखेगा, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ईश्वर दास की सत्यवती कथा, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। और नरोत्तम दास की सुदामा चरित हो गया। तुलसीदास की रामचरितमानस बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा रामलला नहचू, बैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, और द्वारका नाथ प्रसाद की दोस्तों कृष्णायन। ठीक है, अवधि की विशेषता में बता दूं, तो अवधि की विशेषता क्या होती है, देखिए ये लोग वाको आ या बा बोलते हैं। देखिए ये हम लोग क्या होते हैं, जो अवधि भाषा है हमारी, तो हम लोग क्या करते हैं, वा को आ या फिर बा बोल देते हैं ना। जैसे छुअत को छुअत बोलते हैं, है ना, कहीं छुअत है ना, और वन को बन बोलते हैं, यानी वा को बा भी बोल देते हैं कहीं कहीं, और वा को कहीं कहीं आ भी बोल देते हैं। और अड़ा को ना ही बोलते हैं हम लोग, है ना, हम लोग अड़ा की जगह ना का प्रयोग, जैसे प्राण की जगह प्राण कहते हैं ना, प्रवीण को हम प्रवीण कहते हैं, चरण को चरण कहते हैं ना, तो अड़ा को ना कहते हैं। ठीक है, और हम लोग शब्द क्या कहते हैं, लड़का को बेटवा कहते हैं, और देना को दहीन कहें, दही दहीन, है ना, दही दहीन अम्मा, है ना, और रहा को रहीन। ठीक है, आपन को अपना, है ना, अपना को आपन कहते हैं, और मनई, आदमी को मनई कहते हैं, मनई, कितने मनई हैं, तो कितने आदमी, है ना, आदमी को मनई कहते हैं। तो ये आपकी क्या है, अवधि भाषा है, और ये अवधि हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बघेली। देखिए पूर्वी हिंदी की दूसरी उपभाषा, दूसरी बोली क्या होगी, बघेली। तो बघेली बारे में देखते हैं। देखिए इसका केंद्र रीवा, रीवा कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश। रीवा होने का इसका नाम रिवाई भी कहा जाता है, इसको रिवाई कहते हैं ना। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली ये बोली, देखिए सबसे ज्यादा कौन सी, बुंदेली, और सबसे ज्यादा कौन सी, अवधि, और सबसे कम कौन सी, बघेली। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है, रिवाई और बघेलखंडी, क्योंकि बघेलखंड में बोली जाती है कुंभारी, ओझी, गोंडवानी, केवरी या रिमही दोस्तों, जिसमें से आपको ये दो याद रख लेने इसके उपनाम। और इसकी उपबोली कौन सी, निबट्टा दोस्तों, ये पूछा गया था, निबट्टा किसकी उपबोली है, तो ये बघेली की। ठीक है, और त्रिहारी, गहोरा,
जड़ार है ना, मरारी, पुमारी और बनाफरी। बनाफरी भी याद रख लेंगे दोस्तों, ये बनाफरी भी याद रख लेंगे, निबट्टा भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए क्षेत्र कहाँ है इसका, तो मिर्जापुर। देखिए ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि मिर्जापुर में दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बघेली बतानी थी। रीवा हो गया, सतना, दमोह, जबलपुर, बालाघाट, सिंगरौली और अनूपपुर। देखिए ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से ये बोली चलती है। अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो ये लोग भी दोस्तों वाह की जगह बा बोलते हैं। जैसे आवा को आबा, आबा हो लड़का है ना, और लड़का को दोस्तों ये लोग गद्याल कहते हैं, और देना को दय कहते हैं, आप अपना को आपन कहते हैं, और आदमी को मिड़ई कहते हैं। देखिए मिड़ई हम लोग मिड़ई कहते थे, ये लोग मिड़ई कहते हैं ना, तो ये आपकी बघेली है, सॉरी बुंदेली, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सॉरी बघेली है ना, तो बघेली में क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी। चलिए अगला है छत्तीसगढ़ी, ठीक, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हमने बताया 3 पूर्वी हिंदी की बोलियां, तो बघेली छत्तीसगढ़ी होगी। छत्तीसगढ़ी देखिए छत्तीसगढ़ी में बोली जाने के कारण दोस्तों इसे छत्तीसगढ़ी नाम पड़ गया। इसके अन्य नाम क्या है, खलटाही, खलोटी, खलताही और लरिया। दोस्तों खलटाही ये पूछा जा गया, ठीक है, तो याद रखिएगा खलटाही किसका अन्य नाम है, तो छत्तीसगढ़ी का। इसकी दोस्तों जो उपबोलियां हैं, सरगुजरिया हो गया है ना, कलंगा हो गया, भुलिया हो गया, सतनामी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, मगर खलटाही आपको याद रख लेना। कहाँ बोला जाएगा दोस्तों, तो आपको पता छत्तीसगढ़ी नाम, तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बोला जाएगा। जैसे रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, सरगुजा, कौरिया, रायगढ़, खैरागढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, बस्तर में, ठीक है। और इनकी विशेषता बताऊँ ना, तो ये लोग संज्ञा व सर्वनाम में दोस्तों ए औ का क्रमशः आई और औ कहते हैं ना, आई और औ, ठीक है। जैसे बैल को देखिए, आय को क्या बोले, आई है ना, तो बैल होगा, बैल, बैल को जिसे कहते हैं हम लोग कहते हैं ना बैल होगा, तो कहते हैं बैल होगा, बैल है ना, होगा, तो बैल बोलते, बैल को बैल बोलते हैं। जौन को जौन है ना, औ को औ बोलते हैं ना, तो दोस्तों जौन को जौन लड़का है ना, तो ये चीज़ें समझिए। और इनके शब्दों में अड़ा का लोप होता है। क्या होता है, अड़ा का लोप हो जाता है दोस्तों। जैसे लड़का को लड़का कहते हैं, लड़का, लड़की को लड़की है ना, तो अड़ा नहीं आई बोल देते, अड़ा को लोप करके ई बोल देते, तो लड़का का लड़का और लड़की को लड़की बोलते हैं, ठीक है। और सा की जगह छा का प्रयोग करते हैं। जैसे सात को दोस्तों सा की जगह छा का प्रयोग करके जैसे सात को छात कहते हैं, सीता को छीता, ठीक है। और यहाँ पे शब्द क्या होता है, लड़का को छोकरा कहते हैं, और देना को दहिस, और रहीस दोस्तों, रहे को रहीस, और कोनो कौन को कौनो बोलते हैं ना, कोनो। चलिए तो ये चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल आई होंगी। अब देखिए कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन एक मैं दिखा रहा हूँ आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया था 2018 में। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है साथियों, तो कन्नौजी बिल्कुल बोली जाएगी, ब्रजभाषा बिल्कुल, खड़ी बोली बिल्कुल, जयपुरी नहीं। जयपुरी दोस्तों आपके राजस्थान की प्रमुख भाषा है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं साथियों कि आप जुड़ जाइए हमारे बैच के साथ। अगर आप आगे की क्लासेस इसी तरीके से आनंद तरीके से दोस्तों और बहुत ही अच्छे से निभाना चाहते दोस्तों, देखना चाहते तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मात्र 249 रुपये में आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है कि यूपी पुलिस भर्ती जो 52,699 पदों पर आने वाली दोस्तों, जल्द ही उसको आप ज्वाइन कर ले। ड्रीम बैच के नाम से आपको मिल जाएगा। तो ड्रीम बैच मात्र 100 बच्चों के पहले 100 बच्चों के लिए दोस्तों 399, उसके बाद 499 इसका रेट कर दिया जाएगा। दोस्तों कैसे जुड़ेंगे, तो आप आप जाइए प्ले स्टोर पे दोस्तों, ज्ञान RBL सर्च करिएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है, वहाँ पर ड्रीम बैच मिल जाएगा, उससे आप ले लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप दोस्तों जो माध्यम होगा पेमेंट का, वो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।